नमस्ते बच्चों। पिछली वीडियो में हमने प्रेरणार्थक क्रिया के बारे में बातें कर रहे थे और प्रेरणार्थक क्रिया बनाने के नियम के 2 नियमों के बारे में मैंने आपसे बताया। तो तीसरा नियम क्या है ये हम देखेंगे। कुछ स्वरपूर्ण एक व्यंजन वाली क्रियाओं के अंत में कुछ स्वर पूर्ण कुछ स्वर पूर्ण एक व्यंजन वाली क्रियाओं के अंत में क्रमशः लाना और लवाना लगाते हैं और दीर्घ स्वर ह्रस्व हो जाता है दीर्घ स्वर ह्रस्व स्वर हो जाते हैं। तो ये है वो तीसरा नियम। देखिए क्या है। कुछ स्वरपूर्ण एक व्यंजन वाली क्रियाओं के अंत में क्रमशः लाना और लवाना लगाते हैं और दीर्घ स्वर ह्रस्व स्वर हो जाते हैं। कुछ स्वरपूर्ण एक व्यंजन वाली क्रिया സ്വരവും അതിലൊരു വ്യഞ്ജനവും ഉണ്ടായിരിക്കും। उसके जो अंत में क्या जोड़ते हैं, लाना और लवाना जोड़ते हैं, तब क्या होता है, दीर्घ स्वर ह्रस्व स्वर में बदल जाते हैं। इसके कुछ उदाहरण भी हैं। उदाहरण देखिए। सी ये जो है, इसका जो ई जो है वो व्यंजन है। स में जो है आ का उच्चारण भी आ जाता है और ये सी में लाना और लवाना लगाने पर ये ह्रस्व में बदल जाते हैं। सिलाना और सिलवाना। देखिए और एक उदाहरण भी दिया है। पी ये कैसे बदल जाएगा, पिलाना और पिलवाना। कुछ क्रियाओं में और एक ये इसका जो तीसरा नियम है, इसके बाद जो है नोट करने के लिए एक पॉइंट दिया हुआ है। ये पॉइंट ये है कि हमें नोट करने के लिए एक पॉइंट दिया हुआ है। ये पॉइंट यह है कि कुछ क्रियाओं के दोनों प्रेरणार्थक रूप तो बनते हैं किंतु अर्थ एक ही होता है। कुछ क्रियाओं के दोनों प्रेरणार्थक रूप तो बनते हैं किंतु अर्थ एक ही होता है। तो देखिए नोट करने वाली चीज है, कुछ क्रियाओं के दोनों प्रेरणार्थक रूप तो बनते हैं किंतु अर्थ एक ही होता है। इसके कुछ उदाहरण भी दिया हुआ है। दोनों प्रेरणार्थक है लेकिन दोनों प्रेरणार्थक क्रियाओं का अर्थ एक होता है। तो उदाहरण ये है,
काटना, काटना। तो इसका जो पहला प्रेरणार्थक भी काटना है और कटवाना, कटवाना, काटना, कटवाना। काटना का जो प्रथम प्रेरणार्थक काटना ही है, काटना, काटना, कटवाना। और दूसरा सी, ये तो सिलाना, सिलाना, सिलवाना। इन दोनों का अर्थ एक ही है। और एक उदाहरण दिया है देना, दिलाना, दिलवाना। कहने का तात्पर्य है कि इन दोनों प्रेरणार्थक का अर्थ एक ही है, रूप तो अलग है लेकिन अर्थ एक है। पहला उदाहरण जो है काटना, उसका जो प्रथम प्रेरणार्थक भी काटना है, दूसरा प्रेरणार्थक कटवाना। सी का सिलाना, सिलवाना, देना का दिलाना, दिलवाना। तो यही हम जो यौगिक क्रियाओं के बारे में बात कर रहे थे। यौगिक क्रियाएं जो है 5 प्रकार के होते हैं। उसमें पहला है प्रेरणार्थक क्रिया। तो प्रेरणार्थक क्रिया क्या है, वो किस प्रकार बनते हैं, प्रेरक कर्ता क्या है, प्रेरित कर्ता क्या है, प्रथम प्रेरणार्थक, द्वितीय प्रेरणार्थक, प्रेरणार्थक क्रिया बनने के जो नियम, इतना तक हमने जान चुके हैं। तो यौगिक क्रिया में दूसरा है, आगे हमें दूसरे के बारे में पढ़ना है। यौगिक क्रिया में दूसरा है नाम धातु। यौगिक क्रिया में दूसरा क्या है, नाम धातु, नाम धातु। तो देखिए नाम धातु क्या है। क्रिया को छोड़कर अन्य शब्दों में प्रत्यय जोड़ने से, क्रिया को छोड़कर अन्य शब्दों में, अन्य शब्दों में प्रत्यय जोड़ने से, जोड़ने से जो धातुएं बनती हैं, जो धातुएं बनती हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें नाम धातु कहते हैं, नाम धातु कहते हैं। तो देखिए, तो हम धातु को यही बताता है कि क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, लेकिन नाम धातु जो है क्रिया से नहीं बनते, क्रिया को छोड़कर जो विशेषण होता है, संज्ञा होते हैं, तो इन सभी शब्दों में, शब्दों के साथ प्रत्यय जोड़ने से कुछ धातुएं बन जाती है, उन धातुओं को हम नाम धातु कहते हैं। तो अक्सर क्रिया के जो मूल रूप को हम धातु कहते हैं, लेकिन यहाँ पर नाम धातु जो है क्रिया के मूल रूप नहीं है। क्रिया को छोड़कर अन्य शब्दों में प्रत्यय जोड़ने से जो धातुएं बनती हैं, उन्हें हम नाम धातु कहते हैं। तो आगे देखिए, दूसरे शब्दों से कहे तो इसे हम और एक शब्दों में व्यक्त कर सकते हैं। वो इस प्रकार है कि जो नाम, जो नाम संज्ञा विशेषण आदि ही धातु के समान प्रयुक्त होते हैं, जो नाम धातु के समान प्रयुक्त होते हैं, यानी कि जो संज्ञा है, संज्ञा और विशेषण, ये सब धातुओं के समान, ये सब जो है धातु के समान प्रयुक्त होते हैं। संज्ञा और विशेषण, जो नाम जो है संज्ञा या विशेषण धातु के समान, धातु के समान
प्रयुक्त होते हैं, प्रयुक्त होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम ये नाम धातु कहते हैं। तो नाम धातु के लिए दो डेफिनेशन है। एक डेफिनेशन ये है कि क्रिया को छोड़कर अन्य शब्दों में प्रत्यय जोड़ने से जो धातुएं बनती हैं उन्हें नाम धातु कहते हैं। दूसरा जो है जो नाम यानी कि संज्ञा या विशेषण धातु के समान प्रतीत होते हैं तो उसे भी हम नाम धातु कहते हैं। तो इसके कुछ उदाहरण भी दिया हुआ है आपके किताब में, वो उदाहरण हम देखेंगे। तो देखिए, हाथ, तो ये हाथ जो है एक संज्ञा शब्द है। ये हाथ जो है कौन सा शब्द है? संज्ञा शब्द है। तो इससे बनने वाले जो नाम धातु क्रिया है हथियाना, हथियाना, इससे बनने वाले नाम धातु क्रिया है हथियाना। और दूसरा अपना, दूसरा जो है अपना, ये तो सर्वनाम है। अपना जो है सर्वनाम है, इससे बने हुए नाम धातु है अपनाना, अपनाना। और एक उदाहरण है चिकना, चिकना। और एक उदाहरण है चिकना, ये तो विशेषण है। चिकना जो है विशेषण है। तो इस विशेषण से बनाए जाने वाले नाम धातु है चिकनाना, चिकनाना। तो ये आपके समझ में आए होंगे। तो ये संज्ञा और विशेषण जो धातु के समान प्रयुक्त होते हैं तो उसे हम नाम धातु कहते हैं। तो यहाँ पर जो तीन उदाहरण दिया हुआ है, हाथ जो है संज्ञा है, उससे बनाए गए जो नाम धातु है हथियाना। अपना जो है सर्वनाम है, उसमें उससे बनाया गया जो नाम धातु है अपनाना। और एक उदाहरण है चिकना, वो तो विशेषण है, उससे बनाया हुआ एक नाम धातु है चिकनाना। तो इसमें देखिए आप, इस संज्ञा, सर्वनाम और चिकना हाथ के साथ आना जोड़कर हथियाना बनाया गया। अपना के साथ ना जोड़कर अपनाना बनाया गया। चिकना के साथ ना जोड़कर चिकनाना बना दिया। तो देखिए आना और ना शब्द इसके अंत में, इस संज्ञा सर्वनाम विशेषण के अंत में जोड़ के हमने ये नाम धातु बनाया है। तो यही बता रहे थे, जो नाम धातु के समान प्रयुक्त हो, संज्ञा या विशेषण, वो तो क्रिया नहीं है। ये तो हाथ, अपना, चिकना, ये तो क्रिया नहीं है, अन्य शब्द हैं, उनके साथ प्रत्यय जोड़ते हैं। यहाँ पर जो प्रत्यय जोड़ा गया है, हाथ के साथ आना प्रत्यय जोड़ा है, अपना के साथ ना प्रत्यय जोड़ा है, चिकना के साथ भी ना प्रत्यय जोड़ा है। और एक है कुछ शब्दों के आदि में, कुछ शब्दों के आदि में दीर्घ स्वर को ह्रस्व करके अंत में आना जोड़ दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। पहले जो है अंत में ना और आना जोड़ दिया है,
यहाँ पर जो बताया जा रहा है, कुछ शब्दों के आदि में दीर्घ स्वर को ह्रस्व कर देते हैं। प्रारंभिक शब्द को हम दीर्घ स्वर है तो उसे हम ह्रस्व करके उसके अंत में आना जोड़ दिया जाता है। उसके लिए एक उदाहरण भी दिया हुआ है। उदाहरण देखिए, लाज। लाज को ह्रस्व बनाने से और अंत में आना भी जोड़ दिया जाता है। ला को ह्रस्व बनाने से ल बनते हैं, फिर आना जोड़ते हैं, लजाना। लाज से लजाना। फिर और एक उदाहरण भी दिया हुआ है, साज। साज से क्या बनते हैं, सजाना। साज से सजाना। तो अगला एक नियम बताया गया है। अगला जो है, कुछ शब्दों के आदि में कुछ शब्दों के प्रारंभ में दीर्घ स्वर को ह्रस्व करके शब्दों के आदि में दीर्घ स्वर को ह्रस्व करके उनके अंत में कौन सा प्रत्यय लगाते हैं, इयाना प्रत्यय लगाया जाता है। इयाना प्रत्यय लगा दिया जाता है। तो देखिए, तो पहले मैंने कहा कि कुछ शब्दों के आदि में दीर्घ स्वर को ह्रस्व करके उसके साथ आना जोड़ दिया जाता है। इसके उदाहरण है, लाज से लजाना, साज से सजाना। तो आगे जो है, कुछ शब्दों के आदि में दीर्घ स्वर को ह्रस्व करके उनके अंत में इयाना प्रत्यय लगा दिया जाता है। उसके उदाहरण है, बात। बात के साथ याना लगने पर जो पहला जो बा शब्द जो है वो ह्रस्व बन जाते हैं। फिर याना जोड़ने पर बतियाना। और एक उदाहरण है, हाथ। तो ये हाथ क्या बनते हैं, हाथ से हथियाना। और एक उदाहरण भी दिया है, लात। लात से लतियाना। तो इतना है ये नाम धातु। तो नाम धातु का मतलब है जो प्रत्यय, जो क्रिया को छोड़कर अन्य शब्दों के साथ प्रत्यय जोड़ने से जो धातुएं बनती हैं उन्हें हम नाम धातु कहते हैं। इसका मतलब यह है कि जो संज्ञा और विशेषण जो धातु के समान प्रयुक्त होते हैं वो नाम धातु है। तो धातुओं के समान इनके अंत में हम ना जोड़ते हैं, आना या ना जोड़कर ये बना दिया जाता है। उदाहरण भी दिया हुआ था, हाथ से हथियाना, अपना से अपनाना, चिकना से चिकनाना। फिर कुछ शब्दों के आदि में दीर्घ स्वर को ह्रस्व करके उसके अंत में आना जोड़ दिया जाता है। लाज से लजाना, साज से सजाना। और एक है, कुछ शब्दों के आदि में दीर्घ स्वर को ह्रस्व करके उनके अंत में इयाना प्रत्यय लगा दिया जाता है। बात से बतियाना, लाज से लतियाना, हाथ से हथियाना। तो ये है। तो अगला जो यौगिक क्रिया के जो तीसरा रूप है वो है संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रियाएं। तो देखिए, ये संयुक्त क्रिया माने क्या है। तो ये संयुक्त क्रिया जो है ये दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से बनते हैं। धातु जो है क्रिया के मूल रूप है। इस प्रकार के क्रिया के तीन मूल रूप एक साथ जुड़कर जो क्रिया बनते हैं उसे हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। तो तीन मुख्य धातुओं से मिलकर, दो या तीन मुख्य धातुओं से मिलकर दो या
3 मुख्य धातुओं से मिलकर बनने वाली क्रियाओं को संयुक्त क्रिया कहते हैं। संयुक्त क्रिया कहते हैं। तो देखिए, दो या दो से अधिक मुख्य धातुओं से मिलकर बनने वाली क्रिया को संयुक्त क्रिया कहते हैं। उदाहरण भी दिया हुआ है। मैं करता हूं। मैं करता हूं। ഞാനൊരു ക്രിയ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള അർത്ഥം। और एक उदाहरण है मैं कर सकता हूं। मैं कर सकता हूं। यहां पर कर का अर्थ केवल करना है। कर का अर्थ केवल करना है और सकना उसके साथ, कर के साथ सकना लगाने पर ये मैं में एक प्रकार की शक्ति आ जाती है, एक विशेष अर्थ प्रकट होता है। एक कर जो है अकेले में भी आता है, मैं करता हूं, तो वो कहने पर उतना जो क्या है उसके एक प्रकार की जोश उसमें नहीं आता। लेकिन मैं कर सकता हूं कहने पर जो है एक प्रकार की जोश उससे आ जाता है। तो इसलिए ये सकना कर के साथ आने पर एक विशेष अर्थ उसमें आ जाता है। इस प्रकार की क्रियाओं को हम संयुक्त क्रिया कहते हैं, यानी कि कर भी क्रिया है, सक भी क्रिया है। इस प्रकार दो या दो से अधिक क्रियाएं, दो से अधिक धातुएं एक साथ मिलकर क्रियाएं बनती हैं, उसे हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। तो इनका प्रयोग हम विशेष अर्थ प्रकट करने के लिए करता है। इस प्रकार दो से अधिक धातुओं को मिला के हम क्रिया इसलिए बनाते हैं कि उसमें एक प्रकार की विशेष अर्थ आ जाने के लिए। तो कुछ इस प्रकार बनाए गए संयुक्त क्रियाएं 12 संयुक्त क्रियाएं होती हैं। तो कितनी संयुक्त क्रियाएं होती हैं? 12 प्रकार की संयुक्त क्रिया है। पहले जो संयुक्त क्रिया है आरंभ बोधक। आरंभ बोधक नाम से ही पता चलता है किसी आरंभ का बोध होता है। राम लड़ने लगा, देखिए लड़ने लगा, लगना भी क्रिया है, लड़ना भी क्रिया है। और एक उदाहरण दिया है राक्षस मरने लगे, मरने लगे, तो उसमें भी क्या है, मरना भी क्रिया है, लगना भी क्रिया है। ये आरंभ बोधक का उदाहरण है। दूसरा जो है अवकाश बोधक। अवकाश बोधक ये दूसरा है। ये दूसरा है अवकाश बोधक, जिससे किसी कार्य के അവസर का बोध हो। ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്ന അവസരത്തെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം വരുത്തുന്നതാണ് किसी अवसर का बोध हो। तो अवसर का बोध हो तो वो अवकाश बोधक, अवसर का बोध हो तो वो क्या है, अवकाश बोधक। इसका भी उदाहरण दिया हुआ है हनुमान जा पाए, हनुमान जा पाए। इसमें जाना भी क्रिया है, पाना भी क्रिया है। लक्ष्मण मेघनाद को जीत पाए, तो जीत पाए, देखिए जीत पाए, इसमें जीतना भी क्रिया है, पाना भी क्रिया है। तो ये दूसरा है प्रारंभ। पहला जो है संयुक्त क्रिया के जो पहला भेद आरंभ बोधक, आरंभ का बोध देता है। दूसरा अवकाश बोधक, अवसर का बोध देता है। तीसरा जो है इच्छा बोधक,
इच्छा बोधक, किसी इच्छा को प्रकट करने लायक। तो कोई कहता है मैं पढ़ना चाहता हूं, मैं पढ़ना चाहता हूं, तो आप देखिए तो उसमें पढ़ना भी क्रिया है, चाहना भी क्रिया है। और एक उदाहरण है, आप पढ़ना चाहते हो, तो उसमें भी चाहना भी क्रिया है, पढ़ना भी क्रिया है। तो ये जो है तीसरा इसके भेद है, संयुक्त क्रिया की तीसरा भेद है। चौथा भेद है समाप्ति बोधक। नाम से ही पता चलता है समाप्ति का बोध देता हो, समाप्ति बोधक। तो देखिए आप, मेघ बरस चुका, मेघ बरस चुका, इसमें जो है बरसना भी क्रिया है, चुकना भी क्रिया है। और एक उदाहरण दिया हुआ है, मेघ बरस चुका है, इसमें भी यही इसी प्रकार का है। മഴ പെയ്ത് കഴിഞ്ഞു, കഴിഞ്ഞ കാര്യത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്, समाप्ति बोधक। पांचवा जो है समानार्थ बोधक, समानार्थ ഒരേ അർത്ഥമുള്ളത്, समानार्थ बोधक। तो देखिए उदाहरण, हनुमान तैर सकता है, हनुमान तैर सकता है। हनुमान तैर सकता है, तैरना भी क्रिया है, सकना भी क्रिया है। तो छठा जो है आकस्मिकता बोधक, आकस्मिकता बोधक। तो देखिए आप, इसके उदाहरण है, मुर्दा जी उठा, मैं चौंक उठा, जी उठा और चौंक उठा। इसमें भी दो धातु हैं, चौंकना भी क्रिया है, उठना भी क्रिया है। പെട്ടെന്ന് ഞെട്ടിത്തെരിക്കുക, ആകസ്മികമായി സംഭവിച്ചത്। सातवां जो है बलात्कार बोधक, बलात्कार बोधक। तो ये उदाहरण देखिए, बड़ा भाई सारी संपत्ति डाकुओं ने छीन लिया, डाकुओं ने सारी संपत्ति छीन लिया, छीन लिया, छीनना भी क्रिया है, लेना भी क्रिया है। मैं यूं ही कह उठा, कह उठा, कह उठा, कहना भी क्रिया है, उठना भी क्रिया है। तो आठवां भेद है पूर्णता बोधक, पूर्णता बोधक। तो देखिए इसके उदाहरण, बड़ा भाई सारी संपत्ति दबा बैठा, दबा बैठा, दबाना भी क्रिया है और बैठना भी क्रिया है। गिर पड़ा, गिर पड़ा, गिरना भी क्रिया है, पड़ना भी क्रिया है। और नौवां भेद है निरंतरता बोधक, निरंतरता बोधक। तो देखिए कंटिन्यूएशन തോന്നുന്നതാണ് നിരന്തരത बोधक। मैं पढ़ रहा हूं, ഞാൻ പഠിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു, पढ़ रहा हूं, पढ़ना भी क्रिया है, रहना भी क्रिया है। और एक उदाहरण भी दिया है, लिखते रहे हो, लिखना भी क्रिया है, रहना भी क्रिया है। खाता पीता रहा हूं, खाना पीना भी क्रिया है, रहना भी क्रिया है। वो तो निरंतरता बोधक है। 10वां है विवशता बोधक, विवशता बोधक। तो देखिए इसके उदाहरण, मुझे पढ़ना पड़ेगा, पढ़िचे पट्टुल्लू, विवश होकर वो करना पड़ता है उसे, पढ़ना पढ़ना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, मैं लड़कर छोड़ूंगा। तो इस प्रकार। तो 11वां है
तत्काल बोधक, तत्काल बोधक। उदाहरण दिया हुआ है, मैं अभी चक्रव्यूह तोड़े देता हूं। तोड़ना भी क्रिया है, देना भी क्रिया है। चक्रव्यूह तोड़े देता हूं। तो देखिए, तोड़ना भी क्रिया है, देना भी क्रिया है। मैं अभी संसप्तकों को पछाड़े डालता हूं। पछाड़े डालना, पछाड़े डालना। तो यह क्रिया देखिए, पछाड़ना भी क्रिया है, डालना भी क्रिया है। तो 12वां है स्थिरता, स्थिरता बोधक। तो देखिए इसके उदाहरण, पढ़ाई में लगे रहो। स्थिरमायिट्टु പഠിക്കുക। पढ़ाई में लगे रहो, लगे रहो। പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല। लगना भी क्रिया है, रहना भी क्रिया है। तो उसी प्रकार इस औषध को खाते चलो। ഈ മരുന്ന് തുടർച്ചയായിട്ട് കഴിക്കൂ എന്ന് പറയില്ലേ, वही खाते चलना, खाते चलो ये है। तो देखिए संयुक्त क्रिया के 12 भेद हैं। आरंभ बोधक, अवकाश बोधक, इच्छा बोधक, समाप्ति बोधक, समानार्थ बोधक, आकस्मिकता बोधक, बलात्कार बोधक, पूर्णता बोधक, निरंतरता बोधक, विवशता बोधक, तत्काल बोधक, फिर स्थिरता बोधक। और 14 पॉइंट है, तो अंत है, जो अंतिम भेद है सहायक क्रियाएं, 14 भेद है। ये संयुक्त क्रिया के जो 14 भेद हैं, सहायक क्रियाएं। यौगिक क्रिया के अंतर्गत आने वाले जो 14 भेद हैं, सहायक क्रियाएं, सहायक क्रियाएं। देखिए ये सहायक क्रिया क्या है? जो क्रियाएं मुख्य क्रिया की काल रचना में सहायक होती हैं। मुख्य क्रिया की काल रचना में सहायक होती है, तो सहायक होती हैं। तो इस प्रकार की क्रियाओं को हम सहायक क्रियाएं कहते हैं। तो उदाहरण भी दिया हुआ है इसमें, वह आया। उदाहरण के तौर पर बताया है, वह आया है, वह आया है। इसमें और एक उदाहरण है, वो आया था, वह आया था। और एक उदाहरण है, वह आया होगा, वह आया होगा। तो इसमें जो है, वो आया है, वो आया था, वो आया होगा। इसमें आना, होना, इसमें आना जो है मुख्य क्रिया है। इन तीनों में वो आया है, वो आया था, वो आया होगा। इसमें मुख्य क्रिया जो है, मुख्य क्रिया आना है। आना ही इसमें जो मुख्य क्रिया है। और जो अंत में वो आया होगा, उसमें जो होना क्रिया जो है, उसमें जो होना क्रिया जो है वो सहायक क्रिया है, सहायक क्रिया है। तो इन वाक्यों में आया है, उसमें जो है, आया था उसमें जो था, आया होगा उसमें होगा, ये सब जो है वर्तमान, भूत, भविष्यत् काल का बोध हमें दिला देते हैं। ഏത് കാലത്തിലാണ് ക്രിയ നടക്കുന്നതെന്ന് നമ്മളെ ബോധിപ്പിക്കുന്നതാണ്
है, था, होगा। तो इसकी जो मुख्य क्रिया आना है, उसमें जो सहायता के रूप में आई हुई जो क्रिया है होना क्रिया। तो आगे जो पांचवा भेद है, संयुक्त क्रिया के जो पांचवा भेद है अनुकरणात्मक, अनुकरणात्मक क्रिया। तो देखिए, ध्वनि या दृश्य आदि के अनुकरण पर जो धातुएं बनती हैं, ध्वनि या दृश्य आदि के अनुकरण पर जो धातुएं बनती हैं, उन्हें अनुकरणात्मक कहते हैं। तो उदाहरण के लिए एक प्रकार के अनुकरण समान रूप से वो दिखाई देता है। उदाहरण इसमें बताया है, खटखट से खटखटाना, खटखट से खटखटाना, और ठक ठक से ठक से ठक ठकाना, और चमचम से चमचमाना, भन भन से भनभनाना। तो देखिए, अनुकरणात्मक क्रिया ध्वनि या दृश्य आदि के अनुकरण पर जो धातुएं बनती हैं, उन्हें हम अनुकरण वाचक कहते हैं। देखिए, देखने में एक उसका जो अनुकरण जैसा दिखाई देता है, कहने पर भी खटखट से खटखटाना, ठक ठक से ठकठकाना, चमचम से चमचमाना। तो इस प्रकार जो सहायक क्रिया हो गए, जो अनुकरणात्मक क्रियाएं भी हो गए, जो यौगिक क्रिया के 5 भेदों पर हमने विचार किया है। प्रेरणार्थक क्रिया, नामधातु क्रिया, संयुक्त क्रियाएं, सहायक क्रियाएं और अनुकरणात्मक क्रियाएं। तो आज के लिए इतना ही है, और इसके बाकी भाग को लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए विदा लेती हूँ। धन्यवाद।